नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने आज लेकर आई हूँ लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट अध्याय 6। ये 12th क्लास की पुस्तक है जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट से क्या अभिप्राय है कि लोकतंत्र में किस प्रकार से किन संकटों का या किन चुनौतियों का सामना हमें करना पड़ा, इसी को हम इस अध्याय में समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, हम देख चुके हैं कि 1971 के बाद कांग्रेस को नवजीवन मिला और लेकिन इस पार्टी में अब पहले वाली बात बिल्कुल भी नहीं रही और कांग्रेस पार्टी अब बदल चुकी थी। 73 यानी 1973 से 1975 के बीच घटी घटनाओं से यह अंतर और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है विद्यार्थियों। और इन घटनाओं से भारत की लोकतांत्रिक राजनीति और संविधान निर्देशित संस्थानिक संतुलन को नई चुनौतियां ने भी बहुत घेरा है। और 1973 से 1975 के बीच आए बदलावों की परिणति में आपातकाल लागू करने के रूप में हुई थी। 1973 से 1975 के बीच में जो बदलाव आए थे उसकी परिणति हम आपातकाल के अंतर्गत देख सकते हैं कि आपातकाल लागू किया गया था। 1975 के जून माह में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी और आमतौर पर आपातकाल से हमारे मन में युद्ध और आक्रमण अथवा प्राकृतिक आपदा की तस्वीर कौंधती है, यानी तस्वीर हमारे सामने इस प्रकार की आ जाती है कि आपातकाल स्थापित हो गया है, यानी कि आक्रमण जो है हमारे सर पे आके खड़ा हो चुका है। और इसके साथ ही लेकिन देश में आपातकाल की यह घोषणा अंदरूनी गड़बड़ियों की आशंका के मद्देनजर ही की गई थी। मतलब ऐसा नहीं था कि भारी आक्रमण हमारे ऊपर कुछ हो गया हो, लेकिन हमारे यहाँ जब आपातकाल की जो व्यवस्था की गई थी वह अंदरूनी गड़बड़ी, आंतरिक गड़बड़ी के कारण की गई थी। और आपातकाल की घोषणा जिस नाटकीय रूप से हुई थी विद्यार्थियों, उसी अंदाज में इसका खात्मा भी हुआ अर्थात समाप्त हुई। और आपातकाल की घोषणा के कारण 1977 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस हार गई। यह बहुत बड़ा एक उनके लिए नुकसानदायक रहा कि आपातकाल स्थापित करने के बाद उनके सामने ये बहुत बड़ा दुष्परिणाम के रूप में सामने आया कि वह लोकसभा के चुनावों में हार चुकी थी। इस अध्याय में विद्यार्थियों हम अपना ध्यान भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के इसी निर्णायक दौर पर केंद्रित करेंगे और साथ ही हम कुछ ऐसे सवाल भी आपसे पूछेंगे जो सालों गुजरने के बाद भी विवादास्पद बने हुए हैं, जैसे आपातकाल क्यों लागू किया गया, क्या ऐसा करना आवश्यक था, आपातकाल लागू करने का व्यवहारिक अर्थ क्या था, दलगत राजनीति के लिहाज से आपातकाल के क्या परिणाम हुए, आपातकाल से भारतीय लोकतंत्र ने क्या सबक सीखे। इन सभी प्रश्नों के उत्तरों के साथ ही हम इस पाठ की, इस अध्याय की चर्चा शुरू करेंगे। साथ में हम यह देखते हैं कि 27 जून 1975 के नई दुनिया अखबार का संपादकीय भी बाकी दिनों की ही तरह बदस्तूर मौजूद था। बस अंतर यह था कि संपादकीय की जगह खाली छोड़ दी गई थी और संपादकीय को आपातकालीन अधिकारों के अंतर्गत सेंसर कर दिया गया था। और कई अन्य अखबारों में भी जगह जगह रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते थे और कई दफे ऐसा आपातकाल के प्रति विरोध जताने के लिए किया जाता था। बाद में खाली जगह छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। तो विद्यार्थियों, तो कितनी बड़ी बात है कि संपादकीय को आपातकालीन अधिकारों के अंतर्गत सेंसर कर दिया गया, मतलब प्रतिबंधित कर दिया गया कि अब इस संपादकीय इस पर जो छापा जाएगा वह अब बंद कर दिया गया, उसको समाप्त कर दिया गया कि जब तक यह व्यवस्था रहेगी तब तक इस पर कोई भी वक्तव्य या कोई भी लेख या कोई भी किसी प्रकार का भी विचार नहीं लिखा जाएगा। और यह सब इसलिए किया गया विद्यार्थियों क्योंकि यह आपातकाल के विरोध के प्रति जताया गया एक रोष था। बाद में ये खाली स्थान छोड़ देना भी एक तरीके से बंद करना पड़ा। ये देख सकते हैं आप, नई दुनिया, इसमें आप देख सकते हैं आपातकाल कहने का मतलब ये कि ये खाली स्थान है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब यहाँ सब कुछ खाली हो चुका है, आपातकालीन व्यवस्था लग चुकी है। इसको यह इंगित करता है। इसी प्रकार से बहुत सी अखबार में बहुत सारे जगहों को रिक्त किया गया, लेकिन बाद में इस पर पाबंदी लगा दी गई कि इस प्रकार की जगह खाली नहीं छोड़ी जाएगी और इसमें कुछ ना कुछ विचार जो हैं अपने रखने होंगे। तो बच्चों, इसी के साथ ही हम ये अध्याय शुरू करते हैं। अध्याय है 6, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। सबसे पहले हम बात करेंगे आपातकाल की पृष्ठभूमि की।
1967 के बाद से भारतीय राजनीति में जो बदलाव आए उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके थे। और इंदिरा गांधी एक कद्दावर नेता के रूप में उभरी थी और उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। और इस दौर में दलगत प्रतिस्पर्धा कहीं ज्यादा तीखी और ध्रुवीकृत भी हो चली थी और इस अवधि में न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्तों में भी तनाव आ गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की कई पहलकदमियों को संविधान के विरुद्ध माना और कांग्रेस पार्टी का मानना था कि अदालत का रवैया लोकतंत्र के सिद्धांतों और संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध है। कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया कि अदालत एक यथास्थितिवादी संस्था है और ये संस्था गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने की राह में रोड़े अटका रही है। कांग्रेस के विपक्ष में जो दल थे उन्हें लग रहा था कि सरकारी प्राधिकार को निजी प्राधिकार मानकर इस्तेमाल किया जा रहा है और राजनीतिक हद ज्यादा व्यक्तिगत होती जा रही है। और कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी और उनके विरोधियों के बीच मतभेद गहरे होते चले गए थे। तो विद्यार्थियों हम ये देख सकते हैं कि 1967 के बाद किस प्रकार से ये स्थिति बढ़ती चली गई और जिस प्रकार से इंदिरा गांधी एक सशक्त नेता के रूप में उभर रही थी, लोकप्रिय नेता के रूप में उभर रही थी, उसके साथ ही न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्तों में भी धीरे धीरे तनाव आता जा रहा था। और सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की जो पहलकदमियां थी संविधान के विरुद्ध उनको माना और इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने यह भी माना विद्यार्थियों कि लोकतंत्र के सिद्धांतों और संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध इसको माना, किसको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जा रही पहलकदमियों को। और यह संस्था गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने की राह में रोड़े अटका रही थी। कौन सी संस्था? सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकार से रोड़े अटका रही थी, इस प्रकार से बताया गया। और कांग्रेस के विपक्ष में जो दल थे उन्हें लग रहा था कि सरकारी प्राधिकार को निजी प्राधिकार मानकर इस्तेमाल किया जा रहा है और राजनीति जो है हद से ज्यादा व्यक्तिगत होती जा रही है। कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी और अनेक विरोधियों के बीच मतभेद हो गए थे। कांग्रेस भी जो है दो भागों में, दो दलों में विभक्त हो गई थी। और इसके बाद हम देखते हैं आर्थिक संदर्भ। 1971 के चुनावों में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और 1971-72 के बाद के सालों में भी देश की सामाजिक आर्थिक दशा में खास सुधार नहीं हुए। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा था। लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार करके भारत आ गए थे, जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा। इसके बाद पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़ा और युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देना बिल्कुल बंद कर दिया था। और इसी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भी कई गुना बढ़ोतरी हो चुकी थी विद्यार्थियों, और इससे विभिन्न चीजों की कीमतों में भी तेजी से बढ़ोतरी होती चली गई। 1973 में चीजों की कीमतों में 23% और 1974 में 30% का इजाफा हुआ और इस तीव्र मूल्य वृद्धि से लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा और औद्योगिक विकास की दर बहुत कम हो गई और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ती चली गई। खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों को वेतन रोक दिया और इससे सरकारी कर्मचारियों में बहुत असंतोष भी पनपा और 1972-73 के वर्ष में मानसून भी असफल रहा। इससे कृषि की पैदावार में भारी गिरावट आई। खाद्यान्न का उत्पादन 8% कम हो गया। आर्थिक स्थिति की बदहाली को लेकर पूरे देश में असंतोष भी फैला। इस स्थिति में गैर कांग्रेसी पार्टियों ने बड़े कारगर तरीके से जन विरोध प्रारंभ कर दिया और 1960 के दशक में ही छात्रों के बीच विरोध के स्वर भी उठने लग गए। ये स्वर इस अवधि में और ज्यादा प्रबल हो उठे और संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता भी इस अवधि में और बढ़ गई। इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हथियार उठा लिया और राज्य विरोधी तकनीकों का सहारा लिया। ये समूह मार्क्सवादी, लेनिनवादी, अब हम इसे माओवादी कहते हैं और अथवा नक्सलवादी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे समूह पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सक्रिय हो गए थे और पश्चिम बंगाल की सरकार ने इन्हें दबाने के लिए बहुत से कठोर कदम उठाए। आप इस कार्टून में व्यंग देख सकते हैं विद्यार्थियों। प्रधानमंत्री ने कहा आगे के दिन मुश्किल है, अच्छा तो यही होता कि 1973 का यह साल जितनी जल्दी हो सके बीत जाता। ये एक बहुत बड़ा व्यंग किया गया है
और इसके बाद देखिए, गरीब जनता पर सचमुच भारी मुसीबत आई, आखिर गरीबी हटाओ के वादे का क्या हुआ। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, उसका वह नारा मूल्य विहीन हो गया। अब देख सकते हैं गुजरात और बिहार के आंदोलन। गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। यहाँ के छात्र आंदोलन ने इन दोनों प्रदेशों की राजनीति पर गहरा भी असर डाला और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी इसके दूरगामी प्रभाव भी हुए। 1974 के जनवरी माह में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल, अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत और उच्च पदों पर भारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन भी छेड़ दिया था। छात्र आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी शरीक हो गई और इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया था और ऐसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। विपक्षी दलों ने राज्य की विधानसभा के लिए दोबारा चुनाव कराने की मांग की और कांग्रेस ओ के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर राज्य में नई सिरे से चुनाव नहीं करवाए गए तो मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि राज्य में, गुजरात और बिहार में राज्यों में कांग्रेस सरकार थी, उसके बावजूद भी वहां पे छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया और आंदोलन शुरू करने के बाद आपातकाल घोषित कर दिया गया और आपातकाल घोषित करने के उपरांत राज्य की विधानसभा में दोबारा चुनाव कराने की मांग भी बलवती होती चली गई। और कांग्रेस ओ के प्रमुख नेता जो मोरारजी देसाई थे, उन्होंने कहा कि अगर ये चुनाव नहीं हुए दोबारा सिरे से तो अनिश्चितकाल के लिए मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। मोरारजी देसाई अपने कांग्रेस के दिनों में इंदिरा गांधी के मुख्य विरोधी रहे थे और विपक्षी दलों द्वारा समर्थित छात्र आंदोलन के गहरे दबाव में 1975 के जून में विधानसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस इन चुनावों में बिल्कुल हार गई। तो कांग्रेस, इंदिरा गांधी कांग्रेस आई की थी और कांग्रेस मोरारजी देसाई जो थे कांग्रेस ओ के थे। 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया था और आंदोलन के क्रम में उन्होंने जयप्रकाश नारायण जेपी को बुलवाया और जेपी जब सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे, सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे और छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा और जयप्रकाश नारायण ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक ही रहेगा, अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित ही नहीं रखेगा। इस प्रकार छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण कर लिया और उसके भीतर राष्ट्रव्यापी अपील भी शुरू हो गई। जीवन के हर क्षेत्र के लोग अब आंदोलन से जुड़ चुके थे। विद्यार्थियों और जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान भी किया ताकि उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। बिहार की सरकार के खिलाफ लगातार घेराव, बंद और हड़ताल का एक सिलसिला चल पड़ा था। बहरहाल सरकार ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना शुरू हो गया और जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि यह आंदोलन देश के दूसरे हिस्सों में फैले। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही साथ रेलवे के कर्मचारियों ने भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी शुरू कर दी और इससे देश के रोजमर्रा के कामकाज जो है ठप होते चले गए। आप यहाँ देख सकते हैं इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. बरुआ ने 1974 ने यह नारा दिया था। अब ये नक्सलवादी आंदोलन है, इसको हम अभी देखते हैं। इसके बाद जाने का खतरा पैदा हो गया और 1975 में जेपी ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया। देश की राजधानी में अब तक इतनी बड़ी रैली बिल्कुल भी नहीं हुई थी और जयप्रकाश नारायण को अब भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों का भी समर्थन पूरी तरह से मिलने लग गया था। इन दलों ने जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में पेश कर दिया और जयप्रकाश नारायण के विचारों और उनके द्वारा अपनाई गई जन प्रतिरोध की रणनीति की आलोचनाएं भी मुखर हो चुकी थी और गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों के आंदोलन को कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना गया और कहा गया कि ये आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व के खिलाफ चलाए गए हैं। इंदिरा गांधी का मानना था विद्यार्थियों की ये आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित है। इसके बाद हम देखते हैं लोक प्रकाश जयप्रकाश नारायण का जीवन व्रत। हम देखते हैं जेपी जिसे कहा जाता था। 1902 से 1979 तक इनका जीवन काल रहा। युवा अवस्था में मार्क्सवादी, कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक और महासचिव रहे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के नायक थे। नेहरू के उत्तराधिकार के रूप में देखे गए इन्हें और नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया इन्होंने और 1955 के बाद सक्रिय राजनीति छोड़ दी और गांधीवादी बनने के बाद भूदान आंदोलन में सक्रिय न
नागा सक्रिय रहे और नागा विद्रोहियों से सुलह की बातचीत की गई और कश्मीर में शांति प्रयास किए पर इन्होंने बल दिया। चंबल के डकैतों से आत्मसमर्पण कराया। बिहार आंदोलन के नेता के रूप में आपातकाल के विरोध के प्रतीक के रूप में बन गए थे ये और जनता पार्टी के गठन के प्रेरणा स्रोत भी रहे। आप ये देख सकते हैं विद्यार्थियों, लोकतंत्र बचाओ, जयप्रकाश नारायण, भ्रष्टाचार, जंगल राज और हिंसा। और देखो वह लोकतंत्र का पलीता लगाना चाहता है, अराजकता फैलाना चाहता है और सत्ता हासिल करना चाहता है। ये जो समाज के ठेकेदार हैं वो इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण के लिए बोल रहे हैं। अब ये चारू मजूमदार कम्युनिस्ट क्रांतिकारी और नक्सलवादी बगावत के नेता, आजादी से पहले तेभागा आंदोलन में भागीदार थे और सीपीआई छोड़ और कम्युनिस्ट पार्टी और ऑफ इंडिया मार्क्सवादी लेनिनवाद की स्थापना, किसान विद्रोह के माओवादी पंथ से विश्वास, क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक और पुलिस हिरासत में मौत। चारू मजूमदार, इनका जीवन काल 1918 से 1972 तक का रहा। तो हम नक्सलवादी आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं विद्यार्थियों कि पश्चिमी बंगाल के पर्वतीय जिले दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी पुलिस थाने के इलाके में 1967 में एक किसान विद्रोह उठ खड़ा हुआ था। इस विद्रोह की अगुवाई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के स्थानीय कॉडर के लोग कर रहे थे। नक्सलबाड़ी पुलिस थाने से शुरू होने वाला यह आंदोलन भारत के कई राज्यों में फैल चुका था और इस आंदोलन को नक्सलवादी आंदोलन के रूप में जाना गया क्योंकि नक्सलवाड़ी पुलिस थाने से ही शुरू हुआ था और 1969 में नक्सलवादी सीपीआई-एम से अलग हो गए और इन्होंने सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी नाम से एक नई पार्टी चारू मजूमदार के नेतृत्व में बनाई। मतलब 1969 में नक्सलवादी सीपीआई-एम से अलग होकर के इन्होंने सीपीआई मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी बना ली और इस पार्टी की दलील थी कि भारत में लोकतंत्र एक छलावा है और इस पार्टी ने क्रांति करने के लिए गुरिल्ला युद्ध का रणनीति अपनाई है। विद्यार्थियों, गुरिल्ला युद्ध का तात्पर्य यह होता है कि छिपकर और अचानक से गुरिल्ले की भांति झपट्टा मारना गुरिल्ला युद्ध कहलाता है। नक्सलवादी आंदोलन ने धनी भूस्वामियों से बलपूर्वक जमीन छीनकर गरीब और भूमिहीन लोगों को दे दी और इस आंदोलन के समर्थक अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हिंसक साधनों के इस्तेमाल के पक्ष में दलील देते थे। इस वक्त कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल सरकार ने निरोधक, नजरबंदी समेत कई बड़े कदम भी उठाए, लेकिन नक्सलवादी आंदोलन रुक न सका। बाद के सालों में यह देश के कई अन्य भागों में भी फैल चुका था। नक्सलवादी आंदोलन अब कई दलों और संगठनों में बढ़ चुका था विद्यार्थियों, और इन दलों में से कुछ जैसे हम बात कर सकते हैं सीपीआई एमएल लिबरेशन खुली लोकतांत्रिक राजनीति में भागीदार करते रहे और फिलहाल 9 राज्यों में के लगभग 75 जिलों में नक्सलवादी हिंसा से प्रभावित रहे। इनमें से अधिकतर बहुत पिछड़े इलाके थे और यहाँ आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा है। इन इलाकों में बटाई या पट्टे पर खेती बाड़ी करने वाले छोटे किसान उपज में हिस्से, पट्टे की सुनिश्चित अवधि, उचित मजदूरी जैसे अपने बुनियादी हकों से वंचित हैं। जबरिया मजदूरी यानी जबरन मजदूरी, बाहरी लोगों द्वारा संसाधनों का दोहन, सूदखोरों द्वारा शोषण भी इन इलाकों में आम बात हो चुकी है। इन स्थितियों में नक्सलवादी आंदोलन की बढ़ोतरी हुई और सरकार ने नक्सलवादी आंदोलन से निपटने के लिए बड़े कदम उठाए। मानवाधिकार समूहों ने सरकार के इन कदमों की आलोचना करते हुए कहा कि वे नक्सलवादियों से निपटने के क्रम में संवैधानिक मानकों का उल्लंघन कर रही है। नक्सलवादी हिंसा और नक्सल विरोधी सरकारी कार्रवाई में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने यह जाना कि किस प्रकार से जयप्रकाश नारायण ने अपनी सामाजिक सेवा को किस प्रकार से सामाजिक सेवा के आधार पर किस प्रकार से आंदोलन स्थापित किया लोगों के भलाई के लिए। और अब बात आती है न्यायपालिका से संघर्ष की। विद्यार्थियों, न्यायपालिका के साथ इस दौर में सरकार और शासक दल के गहरे मतभेद पैदा हुए। क्या आपको संसद और न्यायपालिका के बीच चले उस लंबे संघर्ष की चर्चा याद है? इसके बारे में आपने पिछले साल भी पढ़ा था। इस क्रम में 3 संवैधानिक मसले उठे थे। क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय का जवाब था कि संसद ऐसा नहीं कर सकती है। दूसरा यह है कि क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काट-छांट कर सकती है? इस मसले पर भी सर्वोच्च न्यायालय का यही कहना था कि सरकार संविधान में इस तरह संशोधन नहीं कर सकती है, अधिकारों की संशोधन नहीं कर सकती कि अधिकारों की कटौती हो जाए। और तीसरा, संसद ने यह कहते हुए संविधान में संशोधन किया कि वह नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया था विद्यार्थियों।
और इससे सरकार और न्यायपालिका के बीच संबंधों में बहुत तनाव हुआ था। और आपको यह भी याद होगा विद्यार्थियों की इस संकट की परिणति केशवानंद भारती के मशहूर मुकदमे के रूप में भी सामने आई। और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है, संविधान का ये एक बुनियादी ढांचा है और संसद इन ढांचागत विशेषताओं में संशोधन बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। दो और बातों ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंधों में तनाव पैदा किया। 1973 में केशवानंद भारती के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने के तुरंत बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ और सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की परिपाटी चली आ रही थी। लेकिन 1973 में सरकार ने 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। यह भी हमने पिछले साल भारत के संविधान के अंतर्गत हमने ये चर्चा आपके साथ की थी। और यह निर्णय राजनीतिक रूप से विवादास्पद बन गया क्योंकि सरकार ने जिन 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी इस मामले में की थी विद्यार्थियों, उन्होंने सरकार के इस कदम के विरुद्ध फैसला दिया। ऐसे में संविधान की व्याख्या और राजनीतिक विचारधाराओं का बड़ी तेजी से घालमघेल हुआ। जो लोग प्रधानमंत्री के नजदीक थे वे एक ऐसी प्रतिबद्ध न्यायपालिका तथा नौकरशाही की जरूरत के बारे में बातें करने लगे कि विधायिका और कार्यपालिका की सोच के अनुकूल आचरण किया जाए। इस संघर्ष का चरम बिंदु तब आया जब एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। तो विद्यार्थियों आप ये देख सकते हैं व्यंग्य प्रतिबद्ध न्यायपालिका और प्रतिबद्ध नौकरशाही का मतलब क्या है कि न्यायाधीश और सरकारी अधिकारी शासक दल के प्रति निष्ठावान हो। तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका क्या, प्रतिबद्ध न्यायपालिका और प्रतिबद्ध नौकरशाही का मतलब क्या बताया गया कि न्यायाधीश और सरकारी अधिकारी शासक दल के प्रति निष्ठावान हो, है ना। और ये बड़ा व्यंग किया गया है। और आप देखिए 1974 की रेल हड़ताल के बारे में, यदि रेलगाड़ियों को चलना बंद हो जाएगा, जैसे कि हमने ऊपर अभी पढ़ा था कि 1 या 2 दिन नहीं बल्कि हफ्ते भर से ज्यादा समय तक रेलगाड़ियां नहीं चलें तो निश्चित ही बहुत से लोगों को आना जाना दूभर हो जाएगा। देख सकते हैं विद्यार्थियों, ये हमने लेटेस्ट ही अभी देखा है कोविड-19 के दौर में रेलगाड़ियां, एरोप्लेन्स, बस, ऑटो रिक्शा, कैब सब चीजें जो हैं बंद हो गई थी और निश्चित ही बहुत से लोगों का आना जाना भी दूभर हो चुका था। लेकिन भारत यही तक सीमित नहीं रहेगा, देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी क्योंकि रेलगाड़ियों के माध्यम से ही देश में एक जगह से दूसरी जगह सामानों की ज्यादा ढुलाई भी होती है। क्या आप जानते हैं विद्यार्थियों को 1974 में ठीक ऐसा ही वाकया पेश हुआ था। रेलवे कर्मचारियों की संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति ने जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारी की एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया और बोनस और सेवा से जुड़े शर्तों के संबंध में अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल का यह आह्वान किया गया। सरकार इन मांगों के खिलाफ थी। ऐसे में भारत के इस सबसे बड़े सार्वजनिक उद्यम के कर्मचारी 1974 के मई महीने में हड़ताल पर चले गए और रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल से मजदूरों के असंतोष बढ़ गया था और इस हड़ताल से मजदूरों के अधिकार जैसे मसले तो उठे ही और यह सवाल भी उठा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर सकते हैं या नहीं। सरकार ने इस हड़ताल को अवैधानिक घोषित कर दिया और सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों की मांग को मानने से इनकार कर दिया और उसने इसके कई नेताओं को गिरफ्तार किया और रेल लाइनों की सुरक्षा में सेना को तैनात कर दिया और ऐसे में 20 दिन के बाद यह हड़ताल बगैर किसी समझौते के वापस ले ली गई। तो विद्यार्थियों आप देख सकते हैं कि हड़ताल यातायात के साधनों को यानी कि अगर अवरुद्ध कर दिया जाए या हड़ताल पे वो चली जाए या रेलगाड़ी जिस प्रकार से बंद हो गई, आप इस चीज को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि हम कोविड-19 के दौर में किस प्रकार से यातायात के साधन जो हैं बंद हो गए थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना दूभर हो गया था, संसाधनों का आवागमन बंद हो गया था। उस प्रकार की ही जो कठिनाइयां जो हमारे सामने आई, इसमें तो सरकार ने हमारे पास वो सुविधाएं वो सभी कुछ संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया, लेकिन इस समय बहुत सी दुविधाओं का सामना करना पड़ा और फिर भी रेल जो हड़ताल हुई वो बिना किसी 20 दिन के अंतर्गत बिना किसी समझौते के वापस भी ले ली गई।
तो बच्चों इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इतनी सारी परिस्थितियां, इतनी सारी समस्याएं, इतनी सारी चुनौतियां जो हैं उस समय वर्तमान सरकार के समक्ष आई और वर्तमान सरकार इन सभी को सुलझाने में असफल सिद्ध हुई और इसी के बाद ही आपातकालीन घोषणा की गई। और इस आपातकालीन घोषणा को हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तृत रूप से और समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार और धन्यवाद।